प्यारे बच्चों, एक बार फिर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस अभिषेक पांडे के इस चैनल पर। और विज्ञान विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। तो एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ विज्ञान विषय का एक नया वीडियो लेकर, जिसमें पार्ट 4 का ये वीडियो है बेटा। और यहाँ आज हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में एथेनॉल, एथिल अल्कोहल के गुणधर्म और उसके उपयोग क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए बेटा, और ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए। साथ ही अपनी कॉपी पेंसिल भी निकाल लीजिए, और जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नज़र आए उनको कॉपी पेंसिल से नोट अवश्य करिए। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है बेटा कि इन चीज़ों को समझने के लिए बस वीडियो को अंत तक देखिए, क्लास को अंत तक अटेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। और एथेनॉल क्या है, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है आपके लिए। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कार्बनिक जो हमारे यौगिक हैं उनकी श्रृंखला में सबसे पहले आज हम अध्ययन कर रहे हैं एथेनॉल का। बेटा इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H5OH। यहाँ C2H5, जो C2H5 है ये एथिल ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है और OH अल्कोहल ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम एथिल अल्कोहल। और इसी का IUPAC नाम अगर हम देखते हैं तो वो निकलता है एथेनॉल। क्योंकि एथेनॉल क्यों निकलता है मैं ये भी यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ बेटा, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन 2 है, 2 कार्बन है। अगर हम इसका संरचना सूत्र देखें तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन, यानी 2 कार्बन होने के कारण इसमें एथ आएगा नाम में, और OH मूलक लगा हुआ है, इसलिए और क्या लग जाएगा, नॉल, तो इसलिए बन जाएगा ये एथेनॉल। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझें कि एथ आ गया, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें एन भी आएगा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आएगा, और OH मूलक लगा है इसलिए तो क्या आएगा, ऑल। तीनों को मिलाएंगे तब इसका नाम बनेगा एथेनॉल, इसलिए इसका नाम होता है बेटा एथेनॉल। अब हम ये जानेंगे कि ये हमें मिलता कहाँ से है और इसके उपयोग क्या है बेटा। तो इसके लिए समझिए प्रकृति में यह मैंने लिखा भी आपके लिए, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसे आप आराम से अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। तो आप इसको देखिए, प्रकृति में यह सुगंधित तेलों या फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। सुगंधित तेल जो खुशबूदार हमारे ऑयल बालों में लगाते हैं हम लोग, तो उसमें ये हमारा पाया जाता है एथेनॉल। तो ये सुगंधित तेलों में पाया जाता है बेटा। फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है, जैसे फल जो सड़ गले जाते हैं उसमें भी एस्टर के रूप में पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे बनाया कैसे जाता है ये तो पाया जाता है, और इन्हीं से इसकी रचना भी की जाती है, बनाया भी जाता है। कैसे, इसको अगर आप देखें तो इसे जो हम प्रायः स्टार्च युक्त अन्य पदार्थों से भी बनाया जाता है या बना सकते हैं। जो ऐसे पदार्थ जिनमें स्टार्च है उनसे एथेनॉल को बनाया जा सकता है, अर्थात एथिल अल्कोहल को बनाया जा सकता है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका कहाँ कहाँ किस प्रकार उपयोग करेंगे इसको जाने बेटा। इसके वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन इसके अनेक उपयोग दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ उपयोग ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि यह सबसे पहले जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, यह अनेक कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं आसानी से, तो इसे विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा, दूसरा इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, यह आपने नाम सुना होगा, और कफ सिरप, जो हम सिरप बनते हैं, टॉनिक बनते हैं हमारे औषधियों में, दवाइयों में आपने देखा होगा कि सर्दी खांसी जुकाम के लिए हमें टॉनिक बनते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी मुख्य रूप से कार्बनिक विलायक हो गया, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक आदि में भी इनका उपयोग, इसका एथेनॉल का यानी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके उपयोग के साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि यदि इसका उपयोग लंबे समय तक किया जाए तो इसका शरीर पर यानी स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी जानकारी है जो हमको होना चाहिए। तो इसलिए इसका उपयोग सीमित, यदि भी कोई हमें औषधि के रूप में कहीं मिल रहा है वही लेना चाहिए, अतिरिक्त हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए मैंने लिखा भी है बेटा कि यदि काफ़ी समय तक इसका सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इसलिए विशेष रूप से एथिल अल्कोहल को केवल और केवल औषधियों में प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में उपयोग किया जाता है, अन्यथा हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। और इसका उपयोग लगातार हमें नहीं करना चाहिए, वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। अब इसके हम रासायनिक गुणधर्मों को देखते हैं बेटा कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं और किस तरह से ये अन्य हमारे रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखो बच्चों कि एथिल अल्कोहल सबसे पहले हम लेते हैं कि क्षार धातुओं से अभिक्रिया किस प्रकार करता है। जो हमारी क्षार धातुएं हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके साथ ये अभिक्रिया किस प्रकार करता है, इसको देखिए। आपने एक उदाहरण लिया है, एक क्षार धातु सोडियम लिए, सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल क्या अभिक्रिया करता है और क्या बनता है। देखिए जानते हैं इसको कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है। यह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है? सोडियम के साथ, ध्यान देना बच्चों, यह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। समीकरण क्या बन जाएगा? अब अभिक्रिया का समीकरण लिखने का प्रयास करें तो देखिए हमने क्षार धातु क्या ली है? सोडियम, इसलिए सोडियम का सूत्र आ गया बेटा ट्वाइस Na। ये ट्वाइस क्या बता रहा है? ये समीकरण को संतुलित करने के लिए बाद में भी लगा सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से समझना है सोडियम का जो संकेत है वो क्या है हमारा? Na। फिर किससे अभिक्रिया करना है? एथेनॉल की बात हो रही है, तो एथेनॉल का जो हमारा सूत्र है C2H5OH, हम उसको इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। बात वही है CH3CH2OH। और अब ये एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? यहाँ से देखिए आप, ये OH जो मूलक है उसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया, केवल ऑक्सीजन तो है, यहाँ से क्या अलग हो रहा है? केवल हाइड्रोजन अलग हो रहा है। और ये हाइड्रोजन अलग होकर इसकी जगह क्या आएगा? सोडियम लग जाता है। जो सोडियम है वो यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देखो सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनेगा बेटा? सोडियम एथॉक्साइड। मेरा नाम भी लिखा है CH3CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी या हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। ये इसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है। अब हम इसकी कुछ अन्य अभिक्रियाएँ भी लेंगे। अब जानते हैं एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसकी, कि एसिटिक अम्ल से यह अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है बच्चों। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके यह एथिल एसीटेट बनाता है। क्या समीकरण है इसको देखें बेटा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या बेटा? CH3COOH। और एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH ये अभिक्रिया कर रहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर सांद्र H2SO4 एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और क्या बनाएगा? एथिल एसीटेट। क्या सूत्र है इसका? CH3COO और एथिल है इसलिए C2H5 प्लस H2O, जल इसमें मुक्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण का भी नाम देते हैं, क्योंकि एस्टर बनता है इसमें, इसीलिए इस अभिक्रिया को बच्चों एस्टरीकरण भी कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में एस्टरीकरण की अभिक्रिया क्या है ये पूछा जाता है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे एसिटिक अम्ल से एथेनॉल की अभिक्रिया। क्लियर हुआ? अब दूसरा गुण देखते हैं, अमोनिया के साथ ये अभिक्रिया किस प्रकार करता है एथिल अल्कोहल। तो अमोनिया से अभिक्रिया करने के लिए इसमें यहाँ भी उत्प्रेरक की जरूरत है इसको, तो यहाँ हमने लिखा भी है बेटा ये कॉपर क्रोमाइड है और भी कुछ अन्य उत्प्रेरक है, उनकी उपस्थिति में अमोनिया से इसकी अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? तो ये जो अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुत हाई प्रेशर पर यानी उच्च दाब पर ये अमोनिया से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? एथिल एमीन यहाँ मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एथिल एमीन। एथिल अल्कोहल अगर उच्च ताप पर
अमोनिया से अपक्रिया करता है तो मिलता है एथिल एमीन। क्या इसका रासायनिक समीकरण है उसको देखें कि एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH C2H5OH प्लस NH3 अमोनिया से अपक्रिया क्या बन गया C2H5NH2। ये NH2 समूह बता रहा है एमीन ग्रुप को, इसलिए इसका नाम हुआ एथिल एमीन। देखो C2H5 एथिल हो गया, NH2 एमीन ग्रुप इसलिए एथिल एमीन। और जल मुक्त होता है अर्थात H2O, पानी यहाँ पर निकलता है। अब चौथा गुण इसका क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अपक्रिया कैसे होती है वो देखें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह डाई एथिल ईथर बनाता है। एथेनॉल को अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, डाई एथिल ईथर। ये IUPAC नाम भी थोड़ा ध्यान देते चलना, जो हमने पहले बताया है वही नाम अब भी आ रहे हैं, थोड़ा रिवीजन भी होता चलेगा और रासायनिक अपक्रियाएं भी आपको समझ आती चलेगी, तो इसको थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह क्या बना रहा है, डाई एथिल ईथर बनाता है। कैसे, क्या समीकरण है इसका, तो हम देखें सबसे पहले किसकी अपक्रिया देख रहे हैं, एथिल अल्कोहल की। तो सूत्र क्या होगा हमारा C2H5OH, क्या सूत्र है ये, एथिल अल्कोहल किसके साथ अपक्रिया हो रही है, H2SO4 के साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। और क्या बनेगा इसको देखें C2H5HSO4, सबसे पहले बनना है एथिल, H बता रहा है हाइड्रोजन और SO4 बता रहा है सल्फेट। तो इसको पढ़ना भी बहुत आसान है। C2H5 ग्रुप क्या बना रहा है, एथिल, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है और H2O बन रहा है यहाँ। अब यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है। यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है और अब ये अपक्रिया 140 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पर हो रही है बच्चों। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डाई एथिल ईथर। कैसे, देखो डाई मीन्स दो, देखो C2H5 और C2H5 दो हैं यहाँ पर एथिल, इसलिए बन गया डाई एथिल और ये ईथर ग्रुप है डैश O डैश, तो इसलिए बन गया ये डाई एथिल ईथर और H2SO4 यहाँ से अलग मुक्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया से आगे की दो इक्वेशंस और हैं वो मैं आपको और बताता हूँ। तो ये बोर्ड भर गया है, आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही कैसे और अपक्रिया होती है, वो समीकरण भी मैंने लिख दिए हैं, उनको थोड़ा ध्यान दें। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह एथिलीन बनाता है। ये मैंने इसलिए लिखा बेटा कि कई बार आता है एथेनॉल से एथिलीन कैसे बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को आप कैसे लिखोगे इसलिए बताया है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये क्या बनाता है, एथिलीन बनाता है। और उसका अभिक्रिया समीकरण क्या है, C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र है हमारा। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ अपक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है C2H5HSO4। ये अभी दिखा था हमने कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है और H2O पानी बन रहा है बेटा। अब यहीं पर ये C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करेंगे तो यही से C2H4 एथिलीन हमारी अलग हो जाएगी और H2SO4 अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये एथेनॉल के गुण रहे बेटा। और आपने इस वीडियो में एथेनॉल को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, आपने इसे नोट किया होगा। अगले वीडियो में हम एथेनॉइक अम्ल के बारे में आपको बताएंगे, आप तैयार रहिए। अगले वीडियो में एथेनॉइक अम्ल के गुण और उनके सारे रासायनिक गुण और उनके उपयोग के बारे में बताएंगे। तो आपने इसे नोट किया होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ये अन्य बच्चों के पास भी पहुँचे, अन्य साथियों के पास भी पहुँचे। और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें। जैसा भी लगाओ वीडियो, तो कम से कम आपका कमेंट मिलता है, आपका जो प्यार मिलता है उससे हमें खुशी मिलती है। तो अपनी खुशियाँ हमसे बांटें। थैंक यू वेरी मच।